हेलो साथियों, एमएस ज्ञान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। यूपीएसआई जीके सिलेक्शन का बूस्टर आरडब्ल्यूए की जो बुक है उसमें 40 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। 3 प्रैक्टिस सेट्स हमने कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को देख लिया होगा। 3 प्रैक्टिस सेट्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लाइव सेक्शन में जा करके या प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 आज हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप एंड तक बने रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है आज का? प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या है, देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, ठीक है। माइक्रोलिथ कैसे? सिक्के थे, छोटे पत्थर के औजार थे, कपड़े थे या मिट्टी के बर्तन थे जिनका उपयोग शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यानी आदि मानव के द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ क्या होते थे? आपके छोटे पत्थर के औजार होते थे। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? देखिए, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। कितने? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जो आपके 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे, ठीक है। पूछ रहा है 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सर्प था, यानी सांप था, ठीक है। महावीर स्वामी का क्या था? सिंह था। महावीर स्वामी का सिंह था। आदिनाथ का वृषभ था, ठीक है। आदिनाथ कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। जल कलश किसका था? मल्लीनाथ का जल कलश था। अश्व किसका था? संभवनाथ का अश्व था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? देखिए, वुड्स का डिस्पैच, इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसको 1854 में डिस्पैच किया गया था, ठीक है। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में, ठीक है, 1854 में ये लाया गया था। इसका संबंध शिक्षा से था। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सॉरी, ग्रेनाइट किस प्रकार का शेल है? तो ग्रेनाइट किस प्रकार का शेल है हमारा? बहिर्भेदी आग्नेय, कायांतरित शेल, अवसादी शेल या अंतर्भेदी आग्नेय शेल? तो जो आपका ग्रेफाइट है ये अंतर्भेदी आग्नेय शेल है। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला है? यमुना और तीस्ता, घग्गर और तीस्ता, घग्गर और भागीरथी, गंगा और तीस्ता। तो जो हमारा गंगा का मैदान है किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? ठीक है, तो ये आपका घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? 40%, 60%, 80% या फिर आपका 50%? देखिए, आरआरबी की अगर हम बात करें, रीजनल रूरल बैंक्स, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इनको कहा जाता है, ठीक है। इनकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है और इनमें भारत सरकार का जो हिस्सा होता है वो 50% होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था, ठीक है, तो उसका नाम है आपका प्रथमा बैंक। कौन सा बैंक है? प्रथमा बैंक। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? मुरादाबाद में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? उत्तर प्रदेश का ज़िला मुरादाबाद में, ठीक है। तो ज़िला मुरादाबाद में आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7, सकल प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? सकल प्राथमिक घाटा राजस्व घाटे और पूंजीगत व्यय के बीच अंतर, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर, सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज के भुगतानों के बीच अंतर, निवल ऋण ग्रहण और निवल पूंजीगत प्राप्तियों के बीच अंतर। तो आपका जो सकल राजकोषीय घाटा होता है वो क्या होता है? सकल राजकोषीय घाटे में से अगर हम ब्याज भुगतान को, यहाँ पर ब्याज अदायगी को घटा दें तो आपका सकल प्राथमिक घाटा यहाँ पर आ जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर आपका 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, अगर यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु की, ठीक है,
तो वो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में आपका संबंध, तो क्या होता है आपका C/5 इज इक्व टू F-32/9, ठीक है, F-32/9। देखिए वाष्प कब बनती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उबलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक कितना होता है आपका? 373.12 केल्विन, ठीक है, 373.12 केल्विन, ठीक है। अगर केल्विन में पूछ लिया जाए और आपका सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 9वां प्रश्न क्या है? पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा पर मापने पर इसका भार क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के जी का, ठीक है, 1/6 होता है। तो यहाँ पर आपका पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना होगा? 6 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10वें प्रश्न पर चलते हैं। 10वां प्रश्न हमारा क्या है? रासायनिक उद्योग में कच्चे माल के रूप में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? बुझा हुआ चूना, कैलोमेल, चूना पत्थर, जला हुआ चूना। देखिए किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ठीक है हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है? बुझा चूना कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिना बुझा चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम ऑक्जेलिक अम्ल है क्या, लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर आपका मेलिक अम्ल? तो सिरके का रासायनिक नाम क्या है आपका? एसिटिक अम्ल। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटित करता है? सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या अप्रदाहारी? ठीक है, तो देखिएगा अपशिष्ट को छोटे कणों में विघटन का काम कौन करते हैं? ठीक है, विघटन का काम जो करते हैं वो आपके अपर्दाहारी करते हैं, ठीक है। अपशिष्ट यानी मृत पौधों एवं पशुओं को छोटे कणों में विघटित करने का जो काम करते हैं वो डेट्रेस करते हैं, जिन्हें हम अपर्दाहारी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? टाइफाइड बुखार की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? देखिए टाइफाइड के लिए अगर आपको टेस्ट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP टेस्ट, विडाल टेस्ट, विवेक्स टेस्ट या फिर ओलेप परीक्षण? तो यहाँ पर आपका टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी या फिर आपका 29 अगस्त? देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस की बात चल रही है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो कि भारत में हॉकी के खिलाड़ी थे, मेजर, इनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, इनकी जन्मतिथि पर, इनकी जयंती पर 29 अगस्त को, ठीक है, क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई की अगर बात की जाए तो 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कौन सा दिवस? बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ निम्नलिखित में से किसने लिखा? सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ किसने लिखा आपका? ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य द्वितीय या महावीराचार्य? तो यहाँ पर आपका जो सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक लिखी है, ग्रंथ लिखा है, भास्कराचार्य द्वितीय ने लिखा है, ठीक है। देखिए आर्यभट्ट की अगर हम बात करें तो आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम लिखी। क्या लिखी? आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, ठीक है। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया और महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी भाला फेंक जेवलिन थ्रो से जुड़ा हुआ है? तो मनिका बत्रा, नीरज चोपड़ा, पंकज आडवाणी, सौरभ चौधरी। तो आपका किससे संबंध है? मनिका, ठीक है, वो सॉरी नीरज चोपड़ा से। तो नीरज चोपड़ा यहाँ पर भाला फेंक के खिलाड़ी हैं जेवलिन थ्रो पे। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आई? ठीक है, तो पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई थी? 1955 है क्या, 1952, 1959 या फिर आपका 1950? तो क्या आंसर रहेगा इसका? आपका 1952 में पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई थी। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम आम चुनाव जो हुए थे लोकसभा के वो 1951 से, ठीक है, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुए थे, और 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पर 1952 आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की किस समिति के अध्यक्ष थे? किस समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा की, प्रत्यपत्र समिति, कार्यसूची समिति, संघ शक्ति समिति या मौलिक अधिकार उप समिति? ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रत्यपत्र समिति। कौन सी समिति? प्रत्यपत्र समिति यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें संघ शक्ति समिति के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रांत शक्ति समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के कौन थे? तो प्रारूप समिति के आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? तो आपका 2004 में, 2006 में, 2002 में या फिर आपका सन 2000 में? तो आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसको 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा 2002 में शामिल किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या प्रावधान किया गया? 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 45 या फिर आपका अनुच्छेद 43? तो अनुच्छेद यहाँ पर हम 51 की तो बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रचार से, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। आर्टिकल 47 की अगर हम बात करें तो पोषाहार, जीवन स्तर को बढ़ावा देने से संबंधित है। 40 की बात करें तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। आर्टिकल 43 को देखें तो यहाँ पर कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान, ठीक है, और कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में कौन सी समिति गठित की? केलकर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति या फिर आपका आबिद हुसैन समिति? तो मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। ठीक है, और 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1976 में इनको शामिल किया गया। ठीक है, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? नेहरूवादी, समाजवादी, उदारवादी या फिर आपका गांधीवादी? तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल में दिए गए हैं आपके? ठीक है, आर्टिकल 36 से 51 तक भारत के संविधान के भाग 4 में इनको रखा गया है। ठीक है, इनको विद्वानों ने 3 भागों में जो है बांट करके इनका अध्ययन करते हैं। नेहरूवादी, आपका उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है, समाजवादी, ठीक है, नेहरूवादी नहीं है, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नेहरूवादी यहाँ पर नहीं है। 3 तरह के आपके मौलिक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। जो गांधी के आदर्शों पर बेस्ड हैं वो गांधीवादी, जो पश्चिमी सभ्यता पर उदार बौद्धिक संस्कृति पर बेस हैं वो उदारवादी, और समाजवादी जो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? आर्टिकल 60, 377, 74 या फिर आपका आर्टिकल 52? तो भारत के संविधान के आर्टिकल आपका 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। ठीक है, तो लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था, मैंने अभी आपको बताया था। देखिए चुनाव हुए थे आपके 1951 से 52 तक। ठीक है, और आपका लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था, तो आपका 13 मई 1952 को हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 13 मई 1952 को। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, बताइए वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। देखिए कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, संसद के गणपूर्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। ठीक है, देखिए साधारण बहुमत से जो यहाँ पर आपका संसद के गणपूर्ति या कोरम को जो है यहाँ पर संशोधित किया जा सकता है। मौलिक अधिकार को भी साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जाएगा, इसके लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होगी। 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची को बदलने के लिए विशेष बहुमत की ज़रूरत होगी। ठीक है, और विशेष बहुमत भी आपका 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी को अगर देखें, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, तो ये भी आपका विशेष बहुमत से ही संशोधित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 देखें, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया है। ठीक है, प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 27वां, 25वां या फिर आपका 28वां। ठीक है, तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। ठीक है, प्रिवी पर्स को समाप्त आपका, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका 26वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1971। ठीक है, इसके द्वारा भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेष अधिकार को समाप्त किया गया। यह संशोधन माधव राय सिंधिया के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप पारित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 307 के अंतर्गत, आर्टिकल 312 के अंतर्गत, 301 के अंतर्गत या 292 के अंतर्गत। तो आपका आर्टिकल 312 के अंतर्गत संसद जो भी सेवाएं गठित करती है, ठीक है, उनको अखिल भारतीय सेवाएं कहते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा बी, इसमें राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन में सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल 330 की, ठीक है, तो आर्टिकल 330 के अंतर्गत यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 331 की अगर हम बात करें तो आंगल भारतीयों के लिए किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 332 की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। और आर्टिकल 333 की अगर हम बात करें तो आंगल भारतीय सदस्यों के लिए राज्य की विधानसभाओं में, ठीक है, विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मतदान की आयु घटाकर कब 18 वर्ष कर दी गई, कब की गई, 1998, 1989, 1991 या 2004। तो 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया और ये राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में हुआ था। ठीक है, तो 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था और ये हुआ था आपका 1989 में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। SC/ST अधिनियम भी आपका 1989 का ही है और उर्दू को यूपी की सेकंड राजभाषा बनाया गया था 1989 में ही। चलिए हम 30वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। राज्यपाल, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या विधानसभा का सभापति। ठीक है, विधानसभा का सभापति कौन यहाँ पर निर्णय लेता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है।
ठीक है। देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर आपका राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, ठीक है, की जाती है। देखिए, भारत के चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। ठीक है, कौन थे? सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कार्यकाल कौन सा है? ठीक है, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या आपका 5 वर्ष। देखिए, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की अगर हम बात करें, ठीक है, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 148 से 151 तक इनके पद का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान के आर्टिकल 148 से 151 तक CAG से संबंधित बातें दी गई हैं। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है, या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है यहाँ पर। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, 65 वर्ष किस में है? बी ऑप्शन में ही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दहेज हत्या को अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु विवाह के कितने समय के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए? ठीक है, दहेज हत्या को अपराध बनाने के लिए। तो यहाँ पर विवाह के 5 वर्ष, विवाह के 2 वर्ष, विवाह के 7 वर्ष या फिर आपका विवाह के 1 वर्ष। ठीक है, तो किसी महिला का विवाह अगर, ठीक है, 7 वर्ष के दौरान हुआ है, मतलब विवाह को हुए 7 वर्ष अभी नहीं हुए और 7 वर्ष से पहले ही उसकी यहाँ पर किसी चोट, शारीरिक चोट, जलने से या फिर किसी भी सामान्य परिस्थिति के अलावा अगर मौत होती है तो उसको यहाँ पर दहेज हत्या के रूप में माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी। दहेज मृत्यु क्या है? इसको BNS की धारा 80 में जो है अब रखा गया है। ठीक है, धारा 80 में भी रखा गया है। और इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम आपका कब का है? 1961 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, जनहित याचिका का जन्म कहाँ हुआ? इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस या फिर आपका भारत? तो जनहित याचिका क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, जनहित याचिका, इसकी जो शुरुआत हुई 1960 के दशक में अमेरिका में हुई है। ठीक है, अमेरिका में सोशल एक्शन लिटिगेशन के रूप में, ठीक है, ये आई। इसका उद्देश्य क्या है? वंचित वर्गों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। भारत में इसका जो विकास होता है वो 1980 के दशक के प्रारंभ में होता है और न्यायमूर्ति PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर, ठीक है, इन्होंने भारत में इसको आगे बढ़ाया। तो आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, बी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण सेंट्रल जू अथॉरिटी की स्थापना कब की गई? 1982, 1972, 1992, 2002। ठीक है, तो जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग करने या परेशान करना, ठीक है, क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका सलामी अटैक, साइबर मानहानि, साइबर स्टॉकिंग या वेब डिफेंसमेंट। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक युक्ति से तंग किया जा रहा है तो उसको यहाँ पर साइबर स्टॉकिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? साइबर स्टॉकिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से बार बार तंग, परेशान, धमकाया या निगरानी की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर आपका चलते हैं 37 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक से जानकारी का अनुरोध कर सकता है लोक प्राधिकरण से, संबंधित विभाग के मंत्रियों से, अदालत से या फिर आपका राष्ट्रपति से। तो RTI एक्ट आपका कब का है? RTI एक्ट कब का है? 2005 का।
ठीक है। इसके तहत भारत का कोई भी नागरिक लोक प्राधिकरण से सूचना मांग सकता है। ठीक है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांग सकता है। यह प्राधिकरण अपने लोक सूचना अधिकारी के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। धारा 23 के अंतर्गत नशे की अवस्था में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, कब व्यक्ति ने स्वेच्छा से नशा किया हो, व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना या इच्छा के विरुद्ध नशा दिया गया हो, व्यक्ति ने जानबूझकर अपराध किया हो, व्यक्ति अपने कार्यों से परिचित था। ठीक है, व्यक्ति अपने कार्यों से परिचित था। तो देखिए जो बीएनएस की धारा 23 है, इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी जानकारी के बिना और उसकी इच्छा के विरुद्ध नशा दिया गया है अगर, और उसने उस नशे की हालत में कोई अपराध कर दिया है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? बीएनएस में आतंकवाद को स्वतंत्र अपराध के रूप में किस धारा में परिभाषित किया गया है? भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस आपका कब का है? 2023 का है। ठीक है, ये आईपीसी को रिप्लेस करता है और इसकी धारा 111 में, कौन सी धारा में? धारा 111 में आतंकवाद को स्वतंत्र अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, धारा 112 में क्या है आपका? उपहति है। धारा 113 में क्या है? स्वेच्छा उपहति कारित करना। और धारा 114 में घोर उपहति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज के लिए आखिरी प्रश्न रहेगा ये, 40 प्रश्नों का सेट था ये। आईपीसी की धारा 498A क्रूरता बीएनएस में किस धारा में समाहित की गई है? ठीक है, देखिए पहले जो आईपीसी था आपका 1860। ठीक है, जो आपका आईपीसी 1860 था, जो आपका आईपीसी 1860 था, ठीक है, इसमें 23 धाराएं थी और 511 23 अध्याय थे और 511 इसमें धाराएं थी। ठीक है, तो इसकी तो जो धारा 498A थी जिसमें क्रूरता का वर्णन किया गया था, क्रूरलिटी, इसको कहाँ पर रखा गया है? बीएनएस की धारा 85 में रखा गया। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बीएनएस में कितनी धाराएं हैं? बीएनएस में आपके 20 अध्याय हैं और धाराएं कितनी हैं? 358 धाराएं बीएनएस में दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा और बाकी के आप भी, अगर आपने सेट नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और RWA का यूपीएसआई का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है वो भी हमने यहाँ पर कराया था, जो संडे को आता है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का भी मॉक टेस्ट यहाँ पर जीएस का करा रखा है, तो वो भी आप जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, तो एंड करते हैं जो है आपका सेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है MS ज्ञान अकेडमी, MS ज्ञान अकेडमी, या फिर आप जो है लिंक के माध्यम से भी यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं, MY। ठीक है, MS ज्ञान अकेडमी, लिंक दिया हुआ होगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।